हेड विकेट बाय रैंपस में आपको दोबारा वेलकम करते हैं। और आज मेरे साथ एक नए गेस्ट हैं। इनको तो हम सब ने देखा ही है, पीटी स्पोर्ट्स पे भी हमें कॉर्ड बिहाइंड पे नजर आते हैं, गेम ऑन है पे नजर आते हैं, कॉर्ड बिहाइंड पे भी हमें वर्ल्ड कप में नजर आए थे। ट्विटर पे तो ये माशाल्लाह से बहुत एक्टिव रहते हैं। कामरान मुजफ्फर इनका नाम है और मुख्तलिफ चैनल्स पे भी होते हैं। कामरान भाई, थैंक यू सो मच आने के लिए। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज, पाकिस्तान ने क्या खोया क्या पाया इस सीरीज से आपके अकॉर्डिंग? या सबसे सबसे पहले तो रामेश, मैं बहुत बहुत माजरत। आपने काफ़ी अरसे से कहा हुआ था, मैं बिल्कुल टाइम नहीं दे पाया। बहुत बहुत शुक्रिया याद रखने का और अरे नहीं इज्जत देने का। सर। मैं बस मसरूफियत कुछ ऐसी चल रही थी, इस वजह से मैं नहीं कर पाया। ऑस्ट्रेलिया सीरीज, ऑस्ट्रेलिया सीरीज ये देखें, ऑस्ट्रेलिया सीरीज के दो पहलू हैं। एक तो जो रिजल्ट्स हैं, परफॉर्मेंसेस हैं, वो एक पहलू है, और दूसरा पहलू जो है वो इस सीरीज की अपनी जो एक सिग्निफिकेंस, एक इम्पोर्टेंस है। इतने अरसे के बाद ये टेस्ट सीरीज हुई, तो मेरे ख्याल में ठीक है, हम नंबर्स के ऊपर और रिजल्ट्स के ऊपर हम बात कर सकते हैं, करनी भी चाहिए। लेकिन जो इसकी जो ओवरऑल पाकिस्तान रिटर्न ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट टू पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जो इस सीरीज की जो सिग्निफिकेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे ख्याल में जो हमारी एक बहुत लॉन्ग जर्नी थी रिटर्न ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट टू पाकिस्तान की, उसमें ये एक मेजर माइलस्टोन है। इट्स अ लैंडमार्क सीरीज, क्योंकि हमें याद है कि ज़्यादातर फैंस, अभी जो हमारी नई जनरेशन है, वो उस टाइम से गुजरी हुई नहीं है। उन लोगों ने पाकिस्तान के ग्राउंड्स के ऊपर वो क्रिकेट उस तरीके से नहीं देखी है और सुनी ज़्यादा है। तो ज़्यादातर लोगों को यही पता है कि पाकिस्तान में जो क्रिकेट होना बंद हुई वो मार्च 2009 में के बाद बंद हुई, जब वो एक बहुत ही बदकिस्मत वाकया हुआ था श्रीलंका की टीम के साथ। लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये हमारे जो फैंस हैं, जो हमारे दोस्त हैं, जो फॉलो करते हैं, उनको भी ये समझने की ज़रूरत है कि ये सीरीज़ क्यों इतनी इंपॉर्टेंट थी। क्योंकि पाकिस्तान की जो पहली सीरीज़ जो पाकिस्तान के बाहर अपनी होम सीरीज़ पाकिस्तान ने होस्ट की थी, वो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ थी सन 2002 में, जब ऑस्ट्रेलिया की टीम आई थी और पाकिस्तान ने अपनी होम सीरीज़ श्रीलंका में और यूएई में होस्ट की थी। एक टेस्ट मैच श्रीलंका में हुआ था, जिसमें एक बहुत ही ज़बरदस्त इस्तेमाल किया था शुएब अख्तर ने, और फैसल इकबाल ने सेकंड इनिंग्स में बहुत अच्छी बैटिंग की थी। लेकिन उसके बाद जो शारजाह में जो टेस्ट मैच हुआ था, उसमें पाकिस्तान दोनों इनिंग्स में, एक में 52 में, एक पे 59 आउट हो गई थी। तो वो जो सीरीज थी वो पाकिस्तान की होम सीरीज थी, लेकिन पाकिस्तान से बाहर हुई थी। वो 2002 की बात है। वजह उसकी क्या थी? वजह उसकी ये थी कि क्योंकि जो 2001 के बाद यहाँ पे जो हालात हुए थे इस इलाके, इस रीजन के, इस खत्ते के, तो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया पहली टीम थी जिसने कहा था कि हम पाकिस्तान में सेफ नहीं हैं, हम हमें कहीं हम पाकिस्तान नहीं आ सकते। तो 2009 तक बाकी टीम्स तो पाकिस्तान आती रहीं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की वो टीम थी जो नहीं आई। उसके बाद न्यूजीलैंड भी आई, इंग्लैंड भी आई, 2005 का टूर हुआ, एशिया कप हुआ 2008 में, एशिया की तो सारी टीम्स आई, इंडिया भी इंडिया आया, आई थी श्रीलंका वो भी। 2004 और 6 का जो जी बड़ा जी, हिस्टोरिकल सीरीज हुई थी। 2004 2006 में आई, फिर 2008 में एशिया कप खेलने के लिए आई। तो सारी टीम्स आती रहीं, लेकिन उसमें बीच में जिम्बाब्वे भी आई, वेस्ट इंडीज भी आई, सारी टीम्स आती रहीं। लेकिन एक जो टीम नहीं आई थी सन 2002 से, वो ऑस्ट्रेलिया की टीम थी। तो अब वो टीम जब पाकिस्तान आई है और उनका उनका एक फुल टूर हुआ है, ये कोई छोटा टूर नहीं था। जिस तरीके से आप कह सकते हैं कि जो पिछले साल जो टूर्स नहीं हो सके इंग्लैंड के या न्यूजीलैंड के, वो कर्टेल्ड टूर्स थे, वो फुल टूर नहीं थे। इस टूर में आपका टेस्ट मैचेस की सीरीज थी, 3 टेस्ट मैचेस की, 3 वनडे थे और एक T20I भी खेला गया। तो अब आप वो कह सकते हैं कि वो जो पहला जो कतरा था, या जहां से पाकिस्तान की क्रिकेट एग्जाइल में गई थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने बाहर खेलना शुरू किया था, वो अब वो जो मामलात हैं या वो जो सूरत हाल है वो बदल चुकी है। और अब हम 2002 या 2001 की कंडीशन में वापस आ गए, 2009 की नहीं। तो इस वजह से ये बहुत बड़ा बड़ा इसका एक कॉन्टेक्स्ट है। इसकी मुबारकबाद सबको, जो पूरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, उसमें जितने लोगों ने इसका में किरदार अदा किया, चाहे वो पिछला बोर्ड हो, चाहे मौजूदा बोर्ड हो, क्योंकि देखिए ये टीम एफर्ट होती है, हम किसी एक को नहीं कह सकते। जिसने जो भी किरदार अदा किया पाकिस्तान के लिए,
सब उसके मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और फिर अभी जिस तरीके से फैंस ने जितनी अच्छा रवैया रखा पूरे टूर में, क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस को आप यूजुअली देखते हैं कि बड़े कॉम्पिटिटिव होते हैं, वो इतने फ्रेंडली नहीं होते, लेकिन इस पूरी सीरीज के अंदर कमेंटेटर्स भी बात कर रहे हैं कि प्लेयर्स की भी आपस में बहुत अच्छी जरा पाकिस्तानी बॉलर शाहीन आफरीदी हो गए, वो जरा ऐसा एग्रेसिव आपको नजर आए, लेकिन चाहे डेविड वार्नर हो या बाकी लोग हों, तो उन लोगों की तरफ से हमें इतना नजर नहीं आया। तो ये तो उसका कॉन्टेक्स्ट है। बाकी जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं, जो भी आप पूछना चाहें। कामरान भाई, मेरा बस यही था, जिस तरह आपने भी सारी वो बताई है कि प्री 2000 पोस्ट 2000 हमने देखा कि क्रिकेट आती रही, लेकिन ऑस्ट्रेलिया उस तरह नहीं आई थी। 2008 में प्लान था टूर एक, लेकिन वो उन्होंने पोस्टपोन किया। फिर क्रिकेट बड़ी को जो हमारा एक इंसिडेंट हुआ था 3 मार्च को 2009 को, फिर उसके बाद अब जाके इंटरनेशनल क्रिकेट आई। और फैंस भी, क्योंकि मैं भी मैच देखने गया था, टेस्ट मैचेस, तो वो देखा है कैसा एंथुजियाज्म था क्राउड का भी और प्लेयर्स का, ऑब्वियसली उन्होंने देखा था। अब हम कामरान नहीं आते मैं सीरीज की तरफ। पहले टेस्ट सीरीज की हम बात करें, आपने टेस्ट सीरीज में आप बड़ी पॉजिटिव चीजें पाकिस्तान क्रिकेट टीम की आप नोट करते हैं और बड़ा गाइड भी उस पे हम जैसों को करते हैं कि यार ये बेहतर थी, इतना भी हार्श होने की जरूरत नहीं। तो आपने जो टेस्ट मैचेस थे उसमें आप कैसे देख रहे थे? बाबर आजम को एज कैप्टन इवॉल्व होता हुआ, इमामुल हक की रिसर्जेंस कैसी, और अब्दुल्ला शफीक को एज बेहतर बैटर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के हवाले से कैसे आपने तीनों को देखा है? देखिए, पाकिस्तान की जो टेस्ट साइड है अभी बड़ी यंग साइड है। हम अगर एजेस को हम निकाल दें, क्योंकि मेरा मानना ये है कि क्रिकेट में जो आपकी जो तबई उम्र होती है, फिजिकल एज होती है, वो इतनी काउंट नहीं करती। जो असल चीज़ काउंट करती है वो आपने क्रिकेट कितनी खेली है, उस लेवल पे कितनी क्रिकेट खेली है, वो काउंट ज़्यादा करती है। तो एक तरफ आप देखें कि फवाद आलम भी टीम में मौजूद हैं, जो 10 साल से ऊपर के हो गए, लेकिन उनके भी कोई अभी 19 टेस्ट मैच या 20 टेस्ट मैच हुए हैं। आप बॉलिंग साइड के ऊपर आ जाएं, शाहीन आफरीदी कोई 23 टेस्ट मैचेस, हसन अली कोई 18 टेस्ट मैचेस, नसीम शाह 10 टेस्ट मैच, साजिद कोई छठा 6 या 7 टेस्ट मैच हो गए हैं अब उनके, नुमान अली 10 टेस्ट मैच, फिर फ़हीम अशरफ भी जो जो बीच में खेले, उनके भी कोई इतने ज़्यादा टेस्ट मैचेस नहीं है। बैटिंग में अगर आप आ जाएं, अब्दुल्ला शफीक पिछले पिछले मतलब इस सीरीज में जाने से पहले 2 ही टेस्ट मैच खेले हुए थे। फिर उसके बाद आप इमामुल हक पे कम बैक कर रहे हैं, उनके भी कोई 20 से नीचे ही उनके टेस्ट मैच हैं, कोई 18 मेरे ख्याल में टेस्ट मैच थे उनके। अजहर अली आप कह सकते हैं कि वो सीनियर प्लेयर थे, कोई 93-94 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, लेकिन वो अपने उस रिदम में या उस फॉर्म में या उतने सेटल्ड नजर नहीं आ रहे। बाबर आजम हैं, वो इस टीम में वेटरन हो गए हैं, लेकिन उनका भी सिर्फ 4-5 साल का एक्सपीरियंस है और उस टीम को कप्तान भी बने हैं। और इतनी जो चेंजेस आई हैं, पहले सरफराज पहले यूनुस मिसबा के अंडर में खेले, जब यूनुस भी उनके साथ थे, फिर सरफराज के अंडर में खेले, फिर अजहर के अंडर में भी खेले। और उसके बाद आप मतलब अभी उनके मेरे ख्याल में 37 से 39 टेस्ट मैच हैं। वो भी इतना ज़्यादा उनका भी तजुर्बा इतना इतना ज़्यादा नहीं है कि वो पूरी टीम को कैरी कर सकें। प्लस फिर आपके पास रिजवान, उन्होंने पिछले साल कम बैक किया। तो अगर आप इसको कंपेयर करें, जो ऑस्ट्रेलिया की साइड थी, तो ऑस्ट्रेलिया की साइड बहुत एक्सपीरियंस साइड थी। उसमें नेथन लायन 107 108 टेस्ट मैचेस, पैट कमिंस ने 40 टेस्ट मैच खेले हुए हैं, और स्टार्क ने कोई मेरे ख्याल में 68 या 69 टेस्ट मैच खेल लिए हैं। आप उनकी बैटिंग में चले जाएं, डेविड वार्नर, स्टीवन स्मिथ, लबुशेन, ये सब सेटल्ड और टॉप बैट्समैन है। उस्मान ख्वाजा जो कम बैक कर रहे थे, उन्होंने भी परफॉर्मेंस दिखाया कि वो कितने स्ट्रॉन्ग है। तो बीच में वो एक आप कह सकते हैं कि वो कैरी और कैमरॉन ग्रीन वाला जो जो पार्ट था, या स्वेप्सन वाला पार्ट था, वहाँ पे थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि वहाँ पे ना तजुर्बाकारी थी उनकी स्क्वाड में, लेकिन बाकी उनका स्क्वाड जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइड थी। उसके बाद अगर आप देखें कि वो जो उनकी जो टीम थी, वो तकरीबन महीना 2 महीने से कम वो इसी टेस्ट सीरीज के बारे में सोच रही थी, प्लान कर रही थी। जो हमने सारी जो वीडियोस भी देखी, लबुशेन भी प्रैक्टिस करते हुए, तो इतना उनको था ना, क्योंकि उन्होंने ये बैट के इतना इतना दिमाग लगाया हुआ था। हमारी जो टीम थी वो बैक टू बैक T20 वर्ल्ड कप के बाद फिर वो बांग्लादेश गई, वेस्ट इंडीज की साइड आई, फिर PSL शुरू हो गया। तो हमारी जो साइड थी वो एक तो नातजुर्बाकार भी, और उसके बाद वो जो जो प्लेयर्स थे वो थोड़े शॉर्टर फॉर्मेट के माइंडसेट में भी थे। ठीक है, इमामुल हक हो गए, फवाद आलम हो गए, अजहर अली हो गए, ये लोग जो है PSL में शामिल नहीं थे, लेकिन जो आपके स्टार प्लेयर्स जो जो मेन आपके प्लेयर्स थे वो सारे उस चीज़ से आ रहे थे।
तो फिर उसके बाद हसन अली की और फ़हीम अशरफ की और नवाज की अनअवेलेबिलिटी हो गई, तो वो सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। आबिद अली आपके सेटल्ड ओपनर थे, वो भी जो उनकी भी जो मेडिकल रीजंस की वजह से वो अवेलेबल नहीं है। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो पाकिस्तान, ठीक है पाकिस्तान की होम सीरीज थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज में फेवरेट था। तो पता नहीं कुछ जगहों पे मैंने तो एक थोड़ा सा गैर मकबूल मेरा जो तो रीडिंग यही थी कि अगर आप बिल्कुल न्यूट्रल होके और तजुर्बे और सलाहियत के ऊपर अगर आप देखें तो ये ऑस्ट्रेलिया ही फेवरेट थी इस सीरीज में। और 1-0 था मुझे कि या तो पाकिस्तान 1-1, अगर कराची वाला टेस्ट मैच हुआ तो 1-1 हो जाता। तो ये है मेरे ख्याल में, उस लिहाज से अगर आप देखें इतनी बुरी सीरीज नहीं हुई पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने बहुत कुछ बहुत बेहतर हो सकता था, लेकिन अगर आप प्लेयर्स की बात करें, अब्दुल्ला शफीक उभर के सामने आए कि हमें कुछ अरसे के लिए ये हमें हमें बैट्समैन मिल गए हैं। फिर बाद अब नसीम शाह का जो कमबैक हुआ है टेस्ट क्रिकेट में, वो बहुत शानदार हुआ है। नसीम ने बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया। शाहीन ने जो बीच में स्पेल्स किए वो भी एक अच्छा है कि वो टेस्ट मैच बॉलिंग जिस तरीके से जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको समझ रहे हैं। कुछ हमारी जो वीकर एरियाज हैं वो भी हाईलाइट हुए कि हमारे पास हमें स्पिनर्स पर ज़्यादा काम करना पड़ेगा, कैसी पिचेस के ऊपर हम स्पिनर्स को किस तरीके से खेलें। अब्दुल्ला शफीक हो गए, फिर बाबर आजम की बैटिंग, उसके बाद हसन अली फॉर्म में आए, इमामुल हक ने जिस तरीके से बैटिंग की है, एक 2 इनिंग में 100 करना, फिर जितना भी उनके ऊपर जितना क्रिटिसिज्म और जितने डाउट्स थे उन्होंने उन सब का जवाब दिया। आखिरी टेस्ट मैच में भी जो चौथे दिन उन्होंने जो 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 खेल के और नॉट आउट वापस गए और 70 रन बनाए, मैच वहीं से पलटा। जब वो आउट हुए तो वहां से मैच पलटना शुरू हुआ। तो ये बहुत अच्छे साइंस हैं। रिजवान ने जो जिस तरीके से सेंचुरी की, तो आपकी अच्छी एक साइड, आपके 7-8 प्लेयर्स अच्छे सेटल होते हैं इसमें। मेरे ख्याल में नवाज जब अवेलेबल हो जाएंगे तो नवाज को टीम में वापस आना चाहिए और वो पाकिस्तान टीम को काफ़ी अच्छा बैलेंस देगी। तो नवाज और फ़हीम अशरफ को आप डिपेंडिंग ऑन कंडीशंस अगर आप इनको लेके चलें तो पाकिस्तान की साइड बुरी नहीं है। बाबर की कप्तानी की जहाँ तक बात है, देखें बाबर की कप्तानी के लिए हमें थोड़ा सा हौसला रखना पड़ेगा, थोड़ा दिल बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि बाबर को हमने कप्तान बनाया है उसकी बैटिंग के कैपेबिलिटी के ऊपर, लीडरशिप कैपेबिलिटी के ऊपर कप्तान नहीं बनाया उसको। क्योंकि आपके प्रीवियस जो कप्तान थे उनका मिसबा के बाद आपका जो एक मसला आ रहा था, चाहे वो सरफराज हो या उसके बाद अजहर को जो आपने बनाया, तो उनकी जो अपनी परफॉर्मेंस थी वो इतनी स्टैंड आउट नहीं कर रही थी। तो एक पाकिस्तान में एक ये माइंडसेट है कि जो आपका जो कप्तान है उसकी परफॉर्मेंस भी होनी चाहिए, और आप परफॉर्म नहीं कर रहे होते तो आप टीम को उस तरीके से गाइड नहीं कर सकते, लीड नहीं कर सकते। तो लेकिन ठीक है, वो क्या होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, मेरे ख्याल में ये प्रोसेस सही नहीं था, इस तरीके से नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इसके यही यही नतीजे आते हैं। क्योंकि बाबर जिस वक्त कप्तान बने हैं वो उस वक्त सेंट्रल पंजाब में डोमेस्टिक लेवल के ऊपर भी कप्तानी नहीं कर रहे थे। T20 के जब आपने कप्तान बनाया तो वो इवन कराची किंग्स के भी कप्तान नहीं थे। तो अब आप किसी खिलाड़ी से, चाहे वो जितना भी बड़ा खिलाड़ी हो, तो आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो 2 दिन के अंदर जो क्रिकेट में जो कप्तानी है वो शतरंज का खेल है। इस पे सारे दाव पेच और इसमें जो आपको आपको तहम्मुल चाहिए, बर्दाश्त चाहिए। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपका एक यंग प्लेयर है और उसकी नेचर भी थोड़ी इंट्रोवर्ट टाइप की है, एक अच्छी अच्छी सुलझी हुई उसकी शख्सियत है कि वो सारी चीज़ों को, और मैन मैनेजमेंट इसके अंदर बहुत चाहिए होती है। सिर्फ में सिर्फ आपको जब इंडिविजुअल आप खेल रहे होते हो तो आपको अपनी परफॉर्मेंस देखनी होती है, लेकिन कप्तानी में आपको दूसरों से परफॉर्मेंस निकलवाने का गुर आना चाहिए। तो ठीक है, अब हमने उसको टाइम दिया है, अभी थोड़ा और टाइम दें, साल लगेगा, 2 साल लगेगा, बाबर ग्रूम होंगे, डेवलप होंगे इन अ गुड कैप्टन। क्योंकि लास्ट लास्ट जो हमने थोड़ी सी वो गलती की कि हमने उनको बिल्कुल कहते हैं ना कि जो गहरे पानी के अंदर धकेल दिया। अगर उनको हम किसी कप्तान के साथ रख के, सरफराज के साथ रख के या किसी सीनियर के साथ रख के उनको ग्रूम करते हैं एज वाइस कैप्टन, तो उनकी जो डेवलपमेंट है वो और स्मूथ हो जाती। लेकिन अब ये हो चुका है, तो देखें कप्तानी में तो उनके झोल हैं, लेकिन क्या करें आप, अब आपके पास ऑप्शन क्या है? क्या आप बाबर को भी हटा दें? कुछ लोग जो है रिजवान की बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि बाबर ने जितनी आपने भी जितनी वो चीज़ उठा ली और बाबर ने भी कर ली है, तो अब इसको कंटिन्यू करें, उसको टाइम दें, अभी साल 2 साल कम से कम 2 से 3 साल उसको दें, फिर उसके बाद जजमेंट करें। मेरे ख्याल में अभी इस तरीके चलते रहना चाहिए बाबर के कप्तानी के साथ। नहीं, बिल्कुल कामरान भाई आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो लास्ट ईयर ही बाबर ऑल फॉर्मेट्स कैप्टन बना है। न्यूजीलैंड की सीरीज में बनाया था तो वो इंजर्ड हो गए थे, फिर साउथ अफ्रीका से जब होंगे हमारी सीरीज थी
तब की, और आई थिंक 10-11 टेस्ट मैचेस कप्तानी के, जिसमें से मेरे ख्याल से 2 टेस्ट मैचेस आ रहे हैं बाबर ने, बाकी या तो जीते हैं या एक आधा ड्रॉ हुआ है। तो आई थिंक अभी वही वाली बात है कि उस डिबेट को अभी करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ लोग कह रहे हैं बाबर को होना चाहिए, रिजवान को नहीं। वो डिबेट का भी टाइम भी नहीं है, एटलीस्ट 1-1.5 साल तक, फिर हम देखेंगे क्या है क्या नहीं है। लेकिन कामरान भाई, एक डिबेट बड़ी हो रही थी सीरीज में पिचेस पे, के पिचेस कैसी बनी है, ये पहले टेस्ट में क्या बना दिए, 600-800 रन हो गए हैं। सेकंड टेस्ट में हमने देखा कि प्रॉपर कराची की जैसे पिच होती, क्योंकि आपने कवर भी किया काफी क्रिकेट काइजन ट्रॉफी, तो ऐसी ही पिचेस हमने देखी हैं कि तीसरे चौथे दिन रिवर्स होता है, फिर टूटती है विकेट, लाहौर में भी। तो ये पिचेस के मुतालिक जो एक बात हो रही थी, इसको आप कैसे देख रहे थे? रामेश देखिए, जो पिचेस का मामला है, मैं मेरा तो बड़ा सीधा सीधा सा मानना है कि पिचेस और टॉस जो है ये फैक्टर्स होते हैं, ये डिसाइडिंग फैक्टर्स नहीं होते। वरना तो फिर टॉस के बाद या पिच देख के जो है वो टीमों को घर चले जाना चाहिए। होता ये है कि वो आपके सामने जैसे जैसे आप हम सब ने इम्तिहान दिए हैं, तो कभी कभार पर्चा जो है जिस तरीके का आता है, तो आपकी तैयारी अगर होती है तो चाहे वो मुश्किल से मुश्किल पर्चा आ जाए, आप उसको हल करने की आपके अंदर सलाहियत हो तो आप कर लेते हैं। लेकिन आप अगर गिने चुने सवाल आप जो है वो मतलब किसी गेस्ट पेपर से या किसी से आप पता करके गए में कि ये 5 सवाल आने ही है और उसमें छठा या सातवां आठवां सवाल आ जाए, तो फिर आप कहते हैं यार ये जो है ये पर्चा बहुत मुश्किल था और ये इसमें ये प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम था, तो वो एक्सक्यूजेस तब आती है। वो एक्सक्यूजेस तब आती हैं जब आपकी प्रिपरेशन पूरी ना हो। जो चैंपियन साइड्स होती हैं वो हर तरीके की पिच के ऊपर और टॉस जीतने हारने के बावजूद वो अपनी परफॉर्मेंस से उस जो इम्पैक्ट है उसको काउंटर करें, क्योंकि ये पार्ट ऑफ द गेम है। आपको पिच किसी भी किस्म की मिल सकती है, आप टॉस हार भी सकते हैं। तो ये जो कंडीशन प्लेयर्स या सिचुएशन जो लिमिटेशन होती है, ये बड़ी लिमिटेड जो टीम्स होती हैं या लिमिटेड माइंडसेट के जो प्लेयर्स होते हैं उनकी लिमिटेशन होती है। चैंपियन जो टीम्स होती हैं उनकी लिमिटेशन नहीं होती। इसी इन्हीं पिचेस के ऊपर अगर आप देखें कि जो जिस तरीके से जो ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरीके से सेकंड टेस्ट में कराची में और लाहौर में जिस तरीके से बैटिंग की है जिस अंदाज में, और जो स्पेल्स तीसरे दिन कराची में कमिंस और स्टार्क ने जो स्पेल किया, फिर उसके बाद आप लाहौर में देखें उसी पिच के ऊपर पहले तीसरे दिन फिर वहां पे तीसरे दिन पाकिस्तान टीम को बॉल आउट किया, उन्होंने उड़ा के रखा। फिर आखिरी दिन जो कमिंस ने जिस तरीके से बॉलिंग की है, देखिए बिल्कुल वो उनकी सलाहियत थी। और उसी तरीके से आप अगर देखें लॉयन जो है वहां पर कराची में आखिरी सेशन में वो आ गए थे अपनी, उसमें 4 विकेट उन्होंने ले ली थी। यहाँ पे भी लाहौर के अंदर भी लॉयन ने अपने बॉलिंग दी है, तो तजुर्बा उनका बोला है, सलाहियत उनकी बोली है। पिचेस ठीक है हम कह सकते हैं, लेकिन अगर हम पिचेस को सिर्फ ये कहें कि पिचेस का ही मसला था इस पूरे पूरे मामले में, जो भी जिस तरीके की क्रिकेट के रिजल्ट हुए, मैं इसको नहीं मानता। इसमें प्लेयर्स का अपना अपना किरदार भी होता है। उसी पिच के ऊपर कराची की पिच के ऊपर बाबर ने तकरीबन 200 रन बना दिए, 196 कर दिए, और अब्दुल्ला शफीक ने जिसने अप्लाई किया उसको 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 परचेज मिल गया। और आप अगर पूरी पूरी सीरीज को अगर आप दोबारा बैठ के देखें तो कोई ऑड बॉल उठना या बैठना नहीं हुआ, जैसे आप कहते हैं ना कि कोई डेंजरस है, कोई ऐसी ऐसी चीज है। पिंडी के पिच के बारे में हम कह सकते हैं कि क्योंकि उसको डिमेरिट पॉइंट भी मिला कि वो उतनी टूटी नहीं जितनी जितनी एक्सपेक्ट की जा रही थी, या जितना कहा जा रहा था कि जितना होना चाहिए उतना हुआ नहीं। तो वहां पे पाकिस्तान की लिमिटेशन थी कि पाकिस्तान के पास जो उनके प्रेफर्ड जो पेस अटैक था वो नहीं था, और पिंडी की पिच जो है वो थोड़ी सी पेस फ्रेंडली होती है। उसको एडजस्ट करने के लिए जब आपने उसके साथ टिंकरिंग की, तो वो उस तरीके की पिच बन नहीं पाई कि जिस तरीके से वो बनाना चाह रहे थे। उसमें भी काफी जो एक सवाल पैदा उठता है, और जो अब 3 टेस्ट मैच खेलने देखने के बाद हम वो बात कर सकते हैं कि पाकिस्तानी स्पिनर्स उतनी जान नहीं डाल सके। आप लाइन को देखें, लाइन ने कराची में 5वें दिन उन्होंने उन्होंने तंग किया। वहां पर लाहौर के अंदर भी उन्होंने तंग किया, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स पाकिस्तानी स्पिनर्स जो है वो लंबे पीरियड पे तंग नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में ये है पिचेस ठीक है इससे बेहतर हो सकती थी, लेकिन पिचेस के ऊपर इतनी ज्यादा जो बात हो रही है ये भी इतनी कोई जरूरी चीज नहीं है। ठीक है कामरान भाई, आपने भी स्पिनर्स का जैसे बताया कि लायन ने जिस तरह हमें कराची टेस्ट में और इवन लाहौर में भी ब्रेक थ्रू लेके दिया था, जिस तरह इमाम को जब आउट किया वहीं से मैच हम टर्न कर दिया था ऑस्ट्रेलिया के हाथ में। वो तो फिर उनको एक समझ आ गई ना कि फवाद आलम है, उसको कैसे आउट करना है, वो तो बड़ा प्लान करके करते। रिजवान का वो रिव्यू वो हम बात कर ही रहे थे। पाकिस्तान के स्पिनर्स पे आपने बात की कि हम आउट ही नहीं हमारे स्पिनर्स कर पाए, जिस तरह हमने देखा था साजिद और नुमान लास्ट ईयर अच्छा कर रहे थे मतलब वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट और बाकी टीम के अगेंस्ट भी।
यासिर शाह को हम ला नहीं सकते थे, लाइक वापस हम कर सकते थे, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन लेग स्पिनर्स पे थोड़ा सा करते भी हैं, प्रेशर ले लेते हैं। और यासिर का रिकॉर्ड ऑल्दो अच्छा नहीं है ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन एक साइकोलॉजिकल प्रेशर एक रहता है यासिर शाह, क्योंकि एक एक्सपीरियंस भी है, 200 प्लस विकेट्स हैं, और ठीक है फॉर्म नहीं थी उस तरह की, लेकिन हमने देखा पाकिस्तान कप में बहुत आउट किए यासिर ने, फाइनल तक वो लेके गए, जीते भी, बलूचिस्तान को उन्होंने जिताया। तो हम कर सकते हैं, या जाहिद को हम ट्राई कर सकते थे, क्योंकि एक डिबेट ये भी है कि जाहिद को ट्राई नहीं किया गया, हमने बस एक रखना था वो, जिस तरह देखते हैं मीडिया में जो बात होती है। देखिए यासिर की तो बात जहाँ तक है वो तो देखिए हाइंडसाइट में ना, कि वो पाकिस्तान कब खेले तो ये के फॉर्मेट दूसरा है, वहाँ पे आपने 10 ओवर ही करने होते हैं यहाँ पे। और जो वाइट बॉल में और रेड बॉल में सबसे बड़ा डिफरेंस है बॉलर पर्सपेक्टिव से, वो ये है कि वाइट बॉल में जो बैट्समैन है वो मजबूर होता है आपका अटैक करने के लिए। तो आप बॉलर जो होता है वो थोड़ा डिफेंसिव या उसने बचना ही होता है। तो कहीं पे भी एक दो शॉट बैट्समैन मैन्युफैक्चर करने के लिए गया तो विकेट निकल सकती है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट के अंदर बैट्समैन के पास टाइम होता है, वहां पे आपके पास वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप बैट्समैन को आउट कर सकें। जो अभी जो साजिद में और नुमान में जो थोड़ी हमें कमी नजर आई, या ऑस्ट्रेलियंस ने अपने तजुर्बे से जो उनको खेला, उन्होंने स्पेल्स अच्छे किए हैं, अच्छी हैं, बस वो उतनी ज्यादा विकटें विकटें निकाल नहीं सके या अपॉर्चुनिटीज नहीं कर सके। उस इंडी की पिच के ऊपर नुमान ने 6 आउट किए एक इनिंग के अंदर। तो ये जो चीज़ है, ये स्पिनर्स की ये जो कैपेबिलिटी होती है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वाइट रेड बॉल क्रिकेट में। यासिर शाह ने वाइट बॉल में अच्छा किया, इसका इसका कतई ये मतलब नहीं है कि वो रेड बॉल में भी यही फॉर्म कर सकते हैं। दो कंप्लीटली डिफरेंट फॉर्मेट है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि देखें जिस वक्त वो वाइट बॉल में गए हैं उससे पहले उन्होंने कितनी क्रिकेट खेली थी। वो जब पिछले साल जब उनकी इंजरी के बाद से रिहैब या उन्होंने कितनी क्रिकेट खेली है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी उन्होंने डोमेस्टिक सीजन में भी इतनी ज़्यादा मेरे ख्याल में वो खेले ही नहीं है। तो अब जब नेशनल टीम के अंदर आप ये एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते, आप पाकिस्तान कप के अंदर एक प्लेयर को भेज सकते हैं कि जाओ जाके अपनी फिटनेस या अपनी फॉर्म जो है उसको ढूंढो और अपना जो फिटनेस है और फॉर्म है उसको प्रूव करें। लेकिन अगर आप बगैर किसी फॉर्म और फिटनेस के अगर टेस्ट साइड के अंदर आपको उनको इन करते हैं, चाहे जितना बड़ा भी प्लेयर हो, तो वो ज़्यादा खतरनाक होता है। उसके ऊपर फिर आपके ऊपर सिर्फ यही कर रहे होते हैं कि नहीं बिल्कुल क्योंकि हम रेपुटेशन के ऊपर खिला रहे हैं, हम फॉर्म के ऊपर नहीं खिला रहे हैं। फॉर्म परस्पेक्टिव से आप कहें तो साजिद और नुमान दोनों आपको जो पिछले साल से अच्छा सर्व करते हुए आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान टीम की इस वक्त माइंडसेट है, जो टीम मैनेजमेंट है उनका, ये है कि वो हर प्लेयर को एक प्रॉपर चांस देना चाहते हैं। वो ये नहीं करना चाहते कि एक एक टेस्ट मैच खिलाने के बाद या 2 टेस्ट मैच खिलाने के बाद उनको बैठा दें। अब्दुल्ला को 1 साल उन्होंने कैरी किया, उसके बाद उन्होंने चांस दिया। सऊद शकील काफ़ी अरसे से टीम के साथ हैं, उनको उनको अभी तक चांस नहीं मिला। कामरान गुलाम भी उसी उसी रैंकिंग में है। तो अब जो भी खेल रहा है उसको एक प्रॉपर चांस दे के, और उस ताकि जब अगर उसको ड्रॉप किया जाए, जैसे इमरान बट का केस हमारे सामने है। इमरान बट डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस करके आए थे, उनको पूरा चांस मिला, जब वो नहीं परफॉर्म कर सके तो उसके बाद उनकी रिप्लेसमेंट में अब्दुल्ला शफीक को लाया गया। तो कोई अब ये नहीं कह सकता कि इमरान बट को चांस नहीं मिला था। अब अगर हमारा सिस्टम सही चलता है और ये मेथोडोलॉजी सही चलती है तो इमरान बट अब डोमेस्टिक में वापस जाएं, और अब एक सीजन नहीं 2 से 3 सीजन में कंटिन्यूसली वो परफॉर्म अगर करते हैं तब उनकी बारी दोबारा आनी चाहिए। तो ये प्रोसेस तो अच्छा है। अब वो उसके अंदर यासिर शाह को भी आपने इसी तरीके से मैनेज किया तो वो उसमें कोई बुराई नहीं। जाहिद महमूद, हाँ बिल्कुल जाहिद महमूद खेल सकते थे, जाहिद महमूद को चांस दिया जा सकता था, लेकिन सवाल वही है कि पाकिस्तान टीम एक ऐसी सिचुएशन में फंसी हुई थी कि किसकी जगह खिलाते, नुमान की जगह पे खिलाते या साजिद की जगह खिलाते। यहाँ मेरे ख्याल में जो चीज जो पाकिस्तान के लिए थोड़ी थोड़ी सी जो जहाँ वो एक मखमसे का शिकार हो गई पाकिस्तान टीम, वो ये थी कि नवाज आपके पास मौजूद नहीं थे। अगर नवाज को अवेलेबल होता, नवाज को खिलाते तो फिर आप शायद यासिर को भी आप खिला सकते थे, तो और जाहिद को आप खिला सकते थे, सॉरी। तो इस वजह से, लेकिन ये कि जाहिद का बनता था 50-50 था। अगर आप उस एंगल से देखें कि जाहिद लेग स्पिनर आपको खिलाना चाहिए था, लेकिन अगर दूसरी एस्पेक्ट से देखें जो टीम कल्चर के परस्पेक्टिव से, तो सही किया कि आपने साजिद और नुमान को आपने पूरी सीरीज दी है। आप अगर अगली सीरीज में उनको बैठा भी देते हैं तो आपको ये गिला नहीं होगा कि यार इनको सिलेक्टेड पिचेस के ऊपर, ये सिलेक्टेड इन्वायरमेंट्स के अंदर खिलाया, प्रॉपर रन दिया है। अब आप चाहे साजिद को बैठाएं या नुमान को बैठाएं तो उनके साथ गिला नहीं होगा, उनके साथ जाती नहीं होगी। ठीक है कामरान भाई, मैं वनडे की तरफ आऊंगा, लेकिन मेरा लास्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज के, दो प्लेयर्स पे बहुत क्रिटिसिज्म हुआ है सीरीज में, अजहर अली और हसन पे।
दोनों की फॉर्म पे बड़ी, अजहर पे तो लाइक हो ही रहा है लास्ट ईयर से, क्योंकि जिस तरह की उनकी फॉर्म चली, और उन्होंने 185 भी किया, तो उस पे भी क्रिटिसिज्म हुआ कि ये इतना स्लो क्यों खेले, ये भी। हसन पे भी हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड कप से एक वो लीन सा पैच है, और उन्होंने कोई 40 प्लस आउट भी किए थे टेस्ट क्रिकेट पे। अजहर अली का फ्यूचर अब कैसा देख रहे हो? हसन अली क्योंकि अब काउंटी भी खेलने जा रहे हैं, तो अब क्या आप उनका आगे का देख रहे हैं, किस तरह अब उनको लेके चलना चाहिए? कि अभी उन पे करना चाहिए, रिप्लेस कर देना चाहिए किसी और प्लेयर से, या अभी उनको टाइम और देना? यार अजहर अली की, मेरे ख्याल में अजहर अली की बहुत खिदमत है पाकिस्तान के लिए, और बहुत उन्हें सर्व किया, लेकिन अब शायद वो टाइम आ चुका है कि जब पाकिस्तान क्रिकेट को अब अजहर अली की के रिप्लेसमेंट प्लान के ऊपर काम करना पड़ेगा। यहाँ से अब उनको देखना पड़ेगा कि अजहर अली का पोटेंशियल रिप्लेसमेंट क्या है, और बजाय इससे कि वो वक्त आ जाए कि जब आपको एब्रप्टली उनको टीम से रिमूव करना पड़े, तो एक ग्रेजुअल फेज आउट प्लान के ऊपर काम करने को ज़्यादा बेहतर है। आपको सऊद शकील को आप कुछ कुछ मैचेस खिलाएं, या तो कुछ आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अजहर ने इस टेस्ट सीरीज में रन्स नहीं किए हैं, इस टेस्ट सीरीज में भी उन्होंने रन्स किए हैं, लेकिन वो जो रन्स जिस तरीके से कर रहे हैं, तो वो उसमें वो कॉन्फिडेंस या वो इम्पैक्ट नहीं आ पा रहा है। अब बात असल में ये है, इमाम ने रन्स किए तो वो थोड़ा सा लगा, बाबर ने एक इम्पैक्टफुल इनिंग खेली, रिजवान ने इम्पैक्टफुल इनिंग खेली, लेकिन अब आप अगर आपको सिर्फ मैं स्कोर कार्ड अगर निकाल दूं, तो आप ये बताएं कि किसी को याद है कि उन्होंने भी 70 से ज़्यादा ज़्यादा रन किए हैं? अजहर ने 185 भी किए पहले टेस्ट मैच में। ठीक है, अब 185 करने के बाद एक सीरीज में कोई प्लेयर 185 रन कर रहा है, ऑलमोस्ट 200 रन के करीब, लेकिन वो कहीं पे नजर नहीं आ रहा। नहीं। ये क्या वजह है? तो वजह यह है कि वो शायद उन मौके के ऊपर वो रन्स नहीं कर रहा है कि जिस मौके के ऊपर टीम को जरूरत है। जैसे जिस जगह पे बाबर ने इनिंग खेली, रिजवान ने इनिंग खेली, वो अब बरसों याद रहेगी लोगों को। लेकिन जो अजहर के जो रन आ रहे हैं, वो ऐसी जगहों के ऊपर आ रहे हैं कि जो मतलब रन ऑफ द मिल सिचुएशन, या आपकी एक सिचुएशन चल रही होती है, उसके अंदर आपके रन आ जाते हैं। ठीक है, फिर आप जब स्कोर कार्ड देखें या नंबर्स की आप करें, तो उसमें पता चलता है ओहो अच्छा, 185 इन्होंने भी किए। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि क्रिटिकल मोमेंट्स के ऊपर उनकी कंट्रीब्यूशन नहीं आ रही है, तो उसको किस तरीके से एनहांस किया जाए। सीनियर प्लेयर हैं, परफॉर्म किया हुआ है, तो थोड़ा सा पाकिस्तान को ज़रा सा फुली इनका फेज आउट प्लान करना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में अब उनके बैकअप पे काम शुरू हो जाना चाहिए। रणवीर, बाकी आपको ये हसन नहीं अली है, लगता कि, हसन। सॉरी मैं, सॉरी क्वेश्चन में अजहर रिलेटेड ही है नहीं, बोले बस बोले। ये मैंने पूछना था कि जब से हमने देखा कि अजहर की वो नी का इशू हुआ है, वो तब से ही थोड़े से डिसबैलेंस से लगे। ऑल्दो उन्होंने, आपको ये याद होगा, अगेंस्ट इंग्लैंड, इन इंग्लैंड साउथहैम्पटन में बड़ा एक वो मैच सेविंग 100 भी किया था, उसके बाद से वो स्कोर कर रहे हैं, नजर आ रहा है, लेकिन वो इम्पैक्ट नहीं है। इंजरी की वजह से तो नहीं है कि उनके जेहन में वो बैठा हुआ है कि यार मेरी नी इंजरी भी है, लेकिन समझ मतलब, और पाकिस्तान टीम रिलाई भी करी है 90 प्लस टेस्ट मैचेस है, तो एक वो होता है ना कि यार 100 तक चला जाए बस, एक वो भी एक होती है, एक आपको पता है वो सेल्फ अचीवमेंट भी एक चीज है। तो मैं बस वो चीज है, बस एक है कि इंजरी तो नहीं कि लेके बैठी हुई उनको जेहन में कहना कि बैक ऑफ द माइंड। यार इंजरी तो है, लेकिन इंजरी से ज़्यादा बात थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन उनके साथ जो बर्ताव हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट का, वो सही नहीं हुआ है। काफ़ी उनके साथ ज्यादतियाँ हुई हैं। आप 2015 में पीछे चले जाएं, जब वो शुरू में आए, वो लेग स्पिनर से बैट्समैन में कन्वर्ट हुए, आपने उनको वन डाउन के ऊपर आपने सेटल किया। फिर उसके बाद आप कभी उनको ओपन भी करवा रहे हैं, कभी चौथे नंबर पे भी। उनकी बड़ी बात, जो अजहर की सबसे अच्छी बड़ी बात ये है, पिछले 10-15 साल में अजहर अली से ज़्यादा अच्छा आपको रोल मॉडल नहीं मिला है। बिल्कुल अगर आप बिल्कुल। जो इस पूरी पूरी सेटअप के अंदर कहें, किसी कंट्रोवर्सी में नहीं, कोई आपकी उड़ती भी कोई खबर नहीं आई कि अजहर अली ने किसी को कुछ कहा हो, या किसी किसी वो तनाज़े के का शिकार हुए हैं। ऐसे प्लेयर्स की हमें कदर करनी चाहिए, और ऐसे प्लेयर्स हमारे रोल मॉडल हैं, जो प्रोफेशनल एटीट्यूड, बिल्कुल और जो उनके साथ थोड़ी ज्यादतियाँ भी हुई, तो उसके अंदर भी उनकी आवाज़ उस तरीके से नहीं निकली। लेकिन एक टाइम था कि अजहर अली अपनी पीक टच कर रहे थे, जब उन्होंने ट्रिपल सेंचुरी की, और ऑस्ट्रेलिया में जाके डबल सेंचुरी की। उसके बाद हमने, उसके आगे पीछे की हुआ क्या उनके साथ? आपने 2015 के वर्ल्ड कप के बाद ऑल ऑफ अ सडन उनको बुला के और कप्तान बना दिया। हम्म, आप एक प्लेयर जो जो पहले एक फॉर्मेट के लिए कंसिडर ही नहीं हो रहा था, उसको आप कप्तान बना दें। और जब आपके पास जो है वो टीम में दूसरे भी ऐसे ऐसे लोग मौजूद हों जो जिन जिन जो कप्तान बन सकते हो, ये आपने ज्यादती की अजहर के साथ।
आपने और लोगों का रास्ता ब्लॉक करने के लिए आपने ये ज्यादती की। फिर उसके बाद आप देखें लाहौर कलंदर में वो सिलेक्ट होते हैं वो कप्तानी के, फिर उसके बाद वो कप्तान होते हुए उनको बाहर बैठना पड़ता है। देखें ये सब चीज़ें, इंसान है चाहे जितना भी शरीफ आदमी हो, कि कोई और होता तो अजहर की जगह पे जो जो अजहर के साथ हुआ है, तो वो तो यहाँ पे तलवारें निकाल के मतलब हमारे काफ़ी ऐसे प्लेयर्स हैं जो यूट्यूब के ऊपर बैठे हुए होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, या जर्नलिस्ट बहुत सारे जो हैं उनके भी आपसे बात कर रहे होते हैं। लेकिन अजहर इतना शरीफ और इतना शरीफ नफ्स इंसान है कि उसने हर चीज़ बर्दाश्त की है और वो पॉजिटिव रहा है कि बस मैंने क्रिकेट खेलनी है। लेकिन इंसान है, चीज़ें इफेक्ट करती हैं, हर किसी को करती हैं। लाहौर कलंदर में इस तरीके से हुआ, उन्होंने 2017 के में जब उन्होंने रिज़ाइन किया वनडे से, तो उनको रखा गया। फिर उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर जब ओ हम बात करते हैं, तो बिल्कुल उस फाइनल में जो किरदार अजहर अली का था, हमें बिल्कुल फ़खर डेफिनेटली। जमान याद है, हमें आमिर याद है, हमें बाकी सब याद है। लेकिन वैसी परफॉर्मेंस करने के बाद आपने उनको वनडे क्रिकेट से आपने गायब कर दिया। जब वो एक सेटल हो रहे थे इंसान जो वनडे इतनी क्रिकेट मेहनत कर में, रहा है, वो बना रहे थे वो अपने आप बिल्कुल को। सेटल थे। आप जाके दोबारा उस मैच को आप देखें तो फखर तो थोड़े से शुरू में फंसे हुए थे। जो बिल्कुल उस अजहर मैच को ने जो ही उठाया था वो इनिशिएटिव लिया था अजहर, बाउंड्रीज से, बिल्कुल अजहर ने सबको इनिशिएटिव याद है। लेके, और अजहर ने पुश बैक किया था। वो रन आउट नहीं होते तो मेरे ख्याल में अजहर जो 100 करते तो वो फखर से किस्मत की बात होती है, वरना वो जो इनिंग्स अजहर ने खेली थी वो रन आउट हो गए तो कमाल। बाकी फखर का दिन था। फखर फखर सारी लाइमलाइट स्टील कर गए। लेकिन आपने क्या किया उसके बाद? आपने अजहर को ड्रॉप कर दिया, हम्म। या आपने क्या ज्यादती की है? फिर उसके बाद आप जो है फिर आपको सरफराज को हटाना होता है। फिर आप स्टॉप गैप सोल्यूशन के लिए जैसे 2015 में आप लेके आए थे उनको, इसी तरीके से आपने टेस्ट का कप्तान बना दिया उनको। मतलब आपने एक अच्छा खासा आपका जो प्लेयर था उसको मेंटली इतना टॉर्चर किया है, उसके साथ उसको मेंटली इतना इतना कहते हैं ना कि बैठा के बार बार, मतलब वो योयो की तरीके से पानी में डुबो के निकाल के इतनी डुबकियां मारी है। यार अच्छा अच्छा प्लेयर भी मेंटली जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। बिल्कुल अब फिर बिल्कुल। जो उनकी फॉर्म और जो जो उनके जो नी वाला इशू है वो डेफिनेटली है। और ये चीज़ मैंने भी स्पॉट की थी उस वाले टेस्ट मैच से पहले भी। तो जो आप साउथहैम्पटन वाला जो आखिरी टेस्ट मैच है जिसमें उन्होंने 100 किया था, वो उनकी पूरी जो मूवमेंट थी वो बिल्कुल जो है वो ऑफ साइड की तरफ जाना शुरू हो गई थी। उनका हम्म। वेट सारा उस तरफ जाना शुरू हो गया था, तो वो या तो एलबीडब्ल्यू हो रहे थे या एच कर रहे थे, एक ही तरीके हम्म। से आउट हो रहे थे। वहां थोड़ा सा उन्होंने ओपन किया, और ओपन करके वहां पे 140 या मेरे ख्याल में 100 बिल्कुल अच्छा नॉट अच्छा आउट 100 रहे किया थे, था वहां। नॉट आउट रहे थे। बिल्कुल। तो उसके बाद से वो वापस तो आए हैं, लेकिन अब मुझे लगता ये है कि अजहर अली की बैटिंग टेक्निक में इतना प्रॉब्लम नहीं है जितनी जितनी उनकी मेंटल कंडीशन जितनी हमने जितनी हिला दी है। तो बिल्कुल इसमें ज्यादती उनके साथ हुई है, इसमें हम सब उसके जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान क्रिकेट जो है, उन्होंने एक बहुत अच्छा प्लेयर जो है जाया किया, और अब वो इस स्टेज में आया हुआ है कि 90-95 टेस्ट मैच खेलने के बाद वो लगता नहीं है कि वो इतना सीनियर प्लेयर है जाकर डोमिनेट नहीं कर सकता। मिसबा की अगर आप बात करें, यूनुस की बात करें, ये जो 50 टेस्ट मैच के बाद ये लोग जो है वो उनका इम्पैक्ट होता था, वो आगे वालों को हिलने नहीं देते थे। बिल्कुल। तो यहाँ पे आप किसी वक्त भी अजहर का लगता है कि अजहर किसी वक्त भी आउट हो जाएंगे, तो ये सारी जो चीजें हैं बहरहाल। बिल्कुल कामरान भाई आप सही कह रहे हैं, बल्कि अजहर जिस तरह आप बता रहे हैं तो हम भी कई दफा होते हैं कि यार ये 100 टेस्ट करेगा नहीं करेगा, या ये अर्ली रिटायरमेंट की तरफ चले जाएंगे, या वो होता है ना कि प्लेयर को हम ड्रॉप कर देंगे, जिस तरह हमने असद शफीक के साथ किया कि 70 टेस्ट खिलाया कंसेक्यूटिव, उसके बाद सडनली हमने एक सीरीज खराब होने पे उनको साइड लाइन किया। हसन अली के मुतालिक आप कामरान भी थोड़ा सा ऐड करना चाहेंगे, जिस तरह हमने ओडीआई T20 और मतलब। हसन हसन का यार हाँ। मेरा मेरा पर्सनल ये है कि हसन दो चीजों में फंसा हुआ है। बेसिकली वो एक ही चीज है। वो हसन अली जो है ना, वो कहते हैं ना जिगरे वाला बॉलर है, वो तगड़ा हम्म। बॉलर है। हम्म। वो स्किल वगैरह, कुछ बॉलर होते हैं जिनकी स्किल बहुत ज्यादा होती है, हसन की स्किल एक सर्ट, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो स्किलफुल नहीं है, लेकिन स्किल वाइज वो इतना एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं है। अगर आप बॉलिंग रेंज की अगर आप बात करें, लेकिन जो उसका जो जिगर है, या उसकी जो जिस पैशन से वो खेलता है वो डिफरेंट है। वो पहले भी हम्म। बार हुआ, और उसमें जो एडवर्सरीज को और लोगों को हेड ऑन लेने की उसके अंदर सलाहियत मौजूद है, उसमें वो एटीट्यूड है। सोशल मीडिया पे उसको जितनी चीज़ें हुई, बड़े स्टेज के ऊपर 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी में किया उसने, फिर उसके बाद वो बाहर हुआ टीम से तो हर कोई उसके बारे में बातें कर रहा था, उसके डांस के ऊपर भी मजाक, हर चीज़ के ऊपर जो है तनकीद हो रही थी। लेकिन वो जिस तरीके से वापस आया 2020 की जो डोमेस्टिक जो उसने खेला है, और सेंट्रल बिल्कुल पंजाब को अकेले वो कहाँ से कहाँ तक लेके गया, वो उसका कैरेक्टर बताता है उसका। फाइनल के अंदर उसने जो इनिंग्स खेली, जो जो 100 किया, चले बॉलर है लेकिन एज ए बैट्समैन
तो देखें ये सब जो होती है ना, ये वो जो जिगरा होता है या जो आपका जो मेंटल स्ट्रेंथ होती है, उसके बगैर कोई नहीं कर सकता। हुआ क्या, पिछले पूरे 2021 में रिटर्न के बाद से वो टेस्ट वनडे में आपका टॉप परफॉर्मर था, बैट से भी कंट्रीब्यूट कर रहा था, बॉलिंग में तो एक्सेप्शनल किया। जो T20 वर्ल्ड कप में हुआ, तो T20 वर्ल्ड कप में शाहीन और हारिस ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर गए। और कभी कभार ये होता है कि जो टॉप परफॉर्मर होता है, वो टॉप परफॉर्मर जो है वो सेकंड फिडल या वो नहीं चाह पा, मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता। तो हसन अली को जो लाइमलाइट जो दूसरे बॉलर्स की तरफ चली गई, तो उसमें उसने और ट्राई की कि मैं जो है ना दोबारा से स्टार या मैं उससे आगे परफॉर्म करूं। तो थोड़ी बैड लक भी हुई, T20 वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं थी। फिर उसके बाद अगला मैच होता है बांग्लादेश में, मैन ऑफ द मैच हो जाता है, लेकिन लोग नहीं भूल रहे। अब लोग नहीं भूल रहे, फिर PSL आ गया। तो मुझे लग ये रहा है कि हसन अली का प्रॉब्लम ये है कि, और ये हो जाता है कि वो कभी ऐसे बिग स्टेज के जो ट्रॉमा होता है कि वो T20 वर्ल्ड कप की अपनी परफॉर्मेंस जो है वो अपने जहन से नहीं निकाल पा रहा, और उसको ये है कि मुझे जल्द से जल्द कोई ऐसी आउट क्लास परफॉर्मेंस देनी है कि ये जितने लोग मेरे पर डाउट कर रहे हैं मैं इनको जवाब देना चाहता हूँ। तो उसमें वो ओवर ट्राई कर रहा है। जब वो ओवर ट्राई कर रहा है तो वो अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर नहीं कर रहा, वो डेस्परेशन की बॉलिंग कर रहा है, वो डेस्परेट हो रहा है। तो यहाँ पे मेरा नहीं ख्याल कि हसन अली की कुछ लोग फिटनेस की बात कर रहे हैं, नहीं, वो ऐसा ऐसा कैरेक्टर है जो फिटनेस से लिमिट नहीं हो सकता। वो ऐसा लड़का है कि वो आपको मैचेस जिताने की उसके अंदर सलाहियत मौजूद है, बस उसको बिठा के या उसको समझाने की, लोगों ने समझाया होगा नो डाउट, उसको समझने की जरूरत है कि हाँ ठीक है, वो जो होना था वो हो गया। अब क्रिकेट जिस तरीके से खेलनी है उसने उसको वो एक्सेप्ट करे और उसी गेम प्लान के साथ चले। थोड़े अरसे के लिए बुरा नहीं होता कि आप सेकंड फिडल आ जाएं, तो कोई बात नहीं है ऐसा। अगर आपके साथ बाबर आजम बैटिंग कर रहा है तो आपको कभी कभार जो है वो सेकंड फिडल खेलना पड़ता है। तो ये अगर एक्सेप्ट कर ले हसन अली, तो मुझे मुझे उसकी बॉलिंग वो इतनी बुरी नहीं कर रहा, बैट लक बहुत ज्यादा चल रही है। कमर भी आपको लग रहा है कि उससे ये कि हसन को फायदा होगा कि अब ये काउंटी खेलने जा रहे हैं लंकेशायर की तरफ से, तो बहुत एज फायदा होगा, बहुत इम्प्रूवमेंट फायदा आएगी, होगा। एज प्लेयर, एज क्रिकेटर भी कैरियर में आगे, क्योंकि आगे हमारी बहुत क्रिकेट है, अगले पूरा कैलेंडर हमारा नहीं, भरा पड़ा है। बहुत बहुत फायदा होगा रामेश। उसमें सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि देखें, उसमें जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है वो तो तकरीबन वही रहेगी, लेकिन जो अटेंशन ऑन ऑन क्रिकेट है वो उतनी ज्यादा नहीं होगी। वो इतने ज्यादा रिलैक्स, फैन या इतनी बिल्कुल। स्क्रूटनी नहीं हो रही होगी, इतनी स्क्रूटनी नहीं हो रही होगी। तो इसका ओके, उसको बहुत फायदा होगा कि वहां जाके वो और चीजें ट्राई कर सकता है। यहाँ पे जिन चीजों से वो डर रहा है या मतलब वो जो एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, तो वहां पे वो कर सकता है, उसका बहुत फायदा होगा। आई एम वेरी होपफुल कि वो उससे बेहतर होके वापस आएगा। अब्बास को ठीक, हमने देखा, अब्बास को बिल्कुल। पिछले साल जो है वो अब्बास ने जाके वहां खेली है, तो अब्बास बेहतर होके वापस आए। हम लोग एक ओडीआई सीरीज की तरफ आते हो, T20 की तरफ, बस हम वाइंड अप करने की तरफ जा रहे हैं। ओडीआई सीरीज में हमने देखा है कि पहला मैच जिस तरह हम हारे हैं, तो हमें लगा यार हमारा मिडिल ऑर्डर आफ्टर रिजवान कहीं ना कहीं वीक पड़ रहा है, कि हमारे पास 5-6 पे खुशदिल और खुशदिल और इफ्तिखार है, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पाए। स्टेज जब उनके लिए था, यहाँ पे जब मौका था। सेकंड वनडे में हमने देखा कि उन्होंने फिनिश बड़ा प्यारा किया, और थर्ड में तो बाबर ने तो आने नहीं दिया किसी को। उसमें आप कैसे देख रहे हैं हमारी ओडीआई टीम, अब कैसे हम बेहतर कर सकते हैं? क्योंकि इमाम फखर और बाबर रिजवान तो हमें पता है कर रहे हैं, इमाम और बाबर ने बड़ा इंप्रूव हमें नजर आया, स्पेशली जिस तरह इमाम पे क्रिटिसिज्म होता था रिगार्डिंग स्ट्राइक रेट के, पहले 10 ओवर में उसकी कोई स्ट्राइक रेट किया है नहीं, अब हमें नजर आया कि वो 90+ और 100+ भी हमें नजर आया। तो उसको कैसे आप देख रहे हो? देखिए, पाकिस्तान की ना जो वनडे बैटिंग की, बॉलिंग में इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है पाकिस्तान को। 300 आजकल पार स्कोर है, वो इतना बड़ा इशू नहीं है। और तीसरे वनडे में तो आपने देखा कि आपने तकरीबन 250 के करीब ही आपने मतलब आपने आपने बुक ही कर दिया। वो भी खैर आखिर में लेट असॉल्ट की वजह से, वरना 200 के अंदर अंदर भी आप आउट कर सकते थे। बिल्कुल। 350, 300, 350 आजकल पार स्कोर है जो लाहौर की सरफेस थी। उस पर बॉलिंग को आप इतना ज़्यादा नहीं कह सकते। आप कह सकते हैं हाँ ये हसन वहाँ पे भी पिटे, जो कुछ भी, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, किसी न किसी की तो पिटाई लगती है। बैटिंग में पाकिस्तान का एक कंसिस्टेंट प्रॉब्लम ये आ रहा है कि पाकिस्तान की जो बैटिंग टेम्पलेट है वो थोड़ी सी जिसे कह सकते हैं कि वो अपडेटेड नहीं है। जो जिस तरीके की क्रिकेट अब पूरी दुनिया में इस वक्त हो रही है, जो ये 10 से 40वें ओवर का जो सर्कल जो आया है जिसमें 4 फील्डर बाहर होते हैं, तो यहाँ पे पाकिस्तान टीम ज़्यादा फंस रही है। और हम जिधर एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं या जिधर हम लगे हुए हैं, वो हम आखिरी 10 ओवर में लगे हुए हैं जब 5 फील्डर बाहर हो जाते हैं। और वहाँ पे हम ढूंढे चले जा रहे हैं कि हमें ऐसे बैट्समैन मिल जाए जो कि जाके बस जो है उस वक्त छक्के मार लें। पाकिस्तान को इस माइंडसेट से निकलना पड़ेगा। पाकिस्तान को अब ऐसे बैट्समैन चाहिए। अगर आप बेन मैकडर्मट को देखें, मतलब सेकंड स्ट्रिंग साइड आई है ना,
बेन मैकडर्मट को देखें, जिस तरीके से ट्रेविस हेड ने जिस तरीके से बैटिंग की है, आप उनको देखें। लबुशेन को आप देखें कि उन्होंने किस तरीके से उन्होंने बीच के ओवर्स कैसे खेले, क्योंकि ये जो 4 फील्डर जब बाहर होते हैं और स्पिनर अगर गेंद कर रहा है तो आपको एक स्पॉट आपको खाली मिलता ही मिलता है डीप 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 में। हमारे बैट्समैन जिधर जिधर फंस जाते हैं वहाँ ये फंस जाते हैं कि पहले जब वो 5 फील्डर बाहर होते थे वो वहाँ पे हल्का सा शॉट खेल के और सिंगल लेके सामने से हट जाते थे। अब वहाँ पे फील्डर खड़ा होता है तो ना सिंगल होता ना बाउंड्री होती है। और हमारे जो प्लेयर्स हैं वो मोस्टली वन साइड डोमिनेटेड, जो वन साइड डोमिनेटेड प्लेयर्स हैं वो सारे फंस गए। अगर कोई कोई लेग साइड का है, चाहे चाहे अब मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, आप खुद ही अंदाजा कर लीजिए, सुनने वाले हैं वो खुद कर लेंगे कि कुछ हमारे प्लेयर्स हैं जो एक साइड पे बड़ी बड़ी हिट्स मार सकते हैं। अब जो एक साइड पे बड़े हिट मार सकता है और वहां पे वो पैक कर दिया, और खुली हुई जो वीक साइड के ऊपर फील्डर ऊपर सर्किल में रख के ऊपर रख के और वहां पे उसको गेंदें की जाए, अब ना वहां से बाउंड्री निकल सकती है ना उससे सिंगल निकल सकता है, यहाँ आगे फंस जाते हैं। और ये इतना प्रेशर डेवलप करते हैं कि हम इनिंग सेट कर रहे हैं, वो बाद में इतना वो हो जाता है कि आखिर में जो हमारे प्लेयर्स हैं वो सारे मारधाड़ करने वाले हैं, वो कभी चलते हैं कभी नहीं चलते, मोस्टली नहीं चलते। तो ये जो टेम्पलेट है ये नहीं चल रही है। पहले वनडे में यही प्रॉब्लम हुई। सेकंड वनडे के अंदर आप देखें तो इमाम ने इनिशिएटिव लिया, इमाम ने आके जो है वो पिक करके, उन्होंने वेट नहीं किया, उन्होंने 2-3 बॉलें हुई तो उन्होंने बाहर निकल के कुछ खेला, या बाबर ने कुछ शॉट्स खेलने की उन्होंने कोशिश की है कि यार हम यहाँ से रन निकालें, हमने सिर्फ पिच के ऊपर सरवाइव नहीं करना है और हमें चेज लेके चलनी है। पहले मैच में आपने 24 ओवर में आपके 120 रन है, और जब बाबर आउट हुए और उसके बाद आपने सऊद को भेज दिया, उसके बाद आपने रिजवान को भेज दिया, तो वो समझ नहीं आया कि आप वहां से भी 24 ओवर के बाद भी 2 विकेटें गिरने के बाद भी आप मैच पकड़ने के बजाय आप अभी और डीप ले जाने की कोशिश कर रहे थे। कि वहां वहां पे आपने सऊद और रिजवान को जो भेजा, रिजवान जब आउट हुए तो 7 ओवर के अंदर आपके 31 रन बने थे। उस वक्त रिक्वायर्ड रन रेट 7.5 का था, तो आप 20 रन पीछे हो गए। अब जो अगली जब जब इफ्तिखार बैटिंग करना है तो 19 ओवर बाकी हैं और आपको साढ़े आठ के एवरेज से आपको चाहिए, तो टास्क मुश्किल हो गया। तो वही अगर आप इतनी फ्लैक्सिबिलिटी, अगर आपको ये डर है कि हम ऑल आउट ना हो जाए, यार इमाम है, बाबर हैं, ज्यादा से ज्यादा एक प्लेयर आप और जो आपको ऑल आउट के अगेंस्ट जो है आपको एश्योरेंस देता हूँ। पहली तो बात ये कि अब इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसे प्लेयर्स की जगह नहीं रह गई है कि जो सिर्फ और सिर्फ जो है ऑल आउट प्रोटेक्शन के लिए खेलते हैं। आपको वो प्लेयर्स हैं, जैसे आपने सेकंड वनडे में किया, आपने साउथ को पीछे रखा, आपने आपने खुशदिल और इफ्तिखार को भेजा। पहले वनडे में भी आप यही कर सकते थे। आप कम से कम मेंटली तो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी रखें कि अगर सिचुएशन हो गई है, कितनी कितनी देर की आपने बेस बनानी है। 24 ओवर हो चुके हैं, अब जाओ मैच पकड़ो, बजाय इसके कि अभी भी आप ऑल आउट से डर रहे हो। मतलब 26 ओवर में आप डर रहे हो कि आपकी 8 विकेटें गिर जाएंगी। इस तरीके से तो नहीं चल सकता। ये टेम्पलेट का प्रॉब्लम है। दूसरा ये है कि हमारे जो बैट्समैन है वो, अब हमें इस चीज से निकलना पड़ेगा। ये जो हमने सोच बनाई है ना, ये हमारा फिनिशर है, ये हमारा इनिंग्स बिल्डर है। पूरी दुनिया में ऐसी इस तरीके की चीजें नहीं चल रही है। अब आप उठा के देख लें, शॉन ने रन किए, बेंड मैकडर्मट आता है तो वो ऊपर से रन करता है, तो वो क्या वेट कर रहा है कि नहीं यार मेरे वो पीछे जो है वो मैक्सवेल आएगा, शॉन एबर्ट आएगा तो वो ये कैमरॉन ग्रीन आएगा तो वो रन करेगा। भाई वो एक मैच ही वो आगे से टेम्पलेट पकड़ पे रहे हैं। चल रहे हैं जो उन्होंने ट्रेविस हेड बनाया होगा। ट्रेविस हेड ऊपर से रन कर रहा है। तो आपको वो प्लेयर्स चाहिए जो हर कंडीशन में, हर सिचुएशन में खेल सके, हर फेज ऑफ द इनिंग्स में खेल सके। ये जो इनिंग्स फेज स्पेसिफिक जो प्लेयर्स आप ढूंढ रहे हैं, इसकी वजह से आप ये लिमिटेड आपकी अप्रोच है और इसमें लिमिटेड रिजल्ट्स ही निकलेंगे। तो ये लगता है मुझे। तो बाकी कामरान तो भाई देख लें, अगर इसमें वो ये तरीके से भी है कि हमारी, क्योंकि 3-0 से जीत सकते थे। बिल्कुल, और कामरान भाई हमारे इसमें ये नहीं कि हमारा मीडिया हो गया या हमारे कुछ लोग हो गए एनालिस्ट वगैरह जो भी है, वो इस चीज को फिर क्रिटिसाइज भी करते हैं कि यार हम हार गए हैं। वो एक हार का डर भी तो आपको पता नहीं रहा है कि जैसे हमने अब लास्ट हमने T20 में देखा कि जब सब चलाने जा रहे थे, एक अप्रोच थी, वो था टेम्पलेट था कि यार जाना है, टैग पे जाना है, ठीक है हार गए लेकिन एक फाइट थी। लेकिन वो ये था कि यार इस तरह जो खेल रहे हैं, हमें एक प्लेयर चाहिए जो स्टेबल करे, वो चीज लेके चले। वो भी एक हमारे यहाँ तो एक है ना एक माइंडसेट कि यार हमें कोई चाहिए बीच में रोकने वाला जो नॉट आउट रहे बस। यार यार रामेश, वो एक मिसाल है मेरे ख्याल में, पंजाबी में भी है या उसमें कि 100 जूते 100 प्याज वाली जो कहानी है। हाँ जी। अब ये वनडे के अंदर आप जो है वो एक्स्ट्रा इनिंग्स बिल्डर खिला रहे हैं, T20 में आपने सारे के सारे जो है वो भर दिए कि बस बस जो जाओ मारो। तो बिल्कुल ये एक प्रॉब्लम है। खैर T20 को तो हम इसलिए थोड़ा सा साइड में कर सकते हैं कि इस साइड में भी शादाब नहीं थे, नवाज नहीं थे। बिल्कुल। शादाब नवाज आ जाते हैं, हैदर को नहीं खिलाया, वो गलती थी, हैदर हैदर का खिलाना बनता हम्म। था। तो ये अगर आपके ये प्लेयर्स आ जाते हैं तो फिर आपका तो ये प्रॉब्लम ही खत्म हो जाता है, क्योंकि आपके पास रिजवान बाबर ऊपर हैं, फखर आपके पास हैं। ये दोनों प्लेयर्स पाकिस्तान की T20 फॉर्म के लिए
नवाज और शादाब बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, क्योंकि इन दोनों में मिडिल वो सलाहियत मौजूद है जो मिडिल ओवर में जाके अगर विकेटें पहले गिरी तो ये जाके इनिंग्स को थोड़ा सा संभाल भी सकते हैं, और अगर ये डीप खेल जाएं तो उसके बाद जो है हिटिंग भी कर सकते हैं। नवाज आपका सबसे अंडररेटेड फिनिशर है पिछले 1 साल के अंदर, बिल्कुल जितने उसने बिल्कुल। मैचेस फिनिश किए हैं, और तो वो उसके अंदर वो कैपेबिलिटी है, आप उसको खिलाएं। अभी जो खुशदिल में इंप्रूवमेंट आई है पिछले 1 साल में, जब वो ड्रॉप हुए थे खुशदिल ने बहुत मेहनत की है और वो नजर आ रहा है। तो बिल्कुल खुशदिल के अंदर भी वो कैपेबिलिटी मौजूद है। उसको भी ये करना चाहिए कि भाई सिर्फ सिर्फ अपने आप को हिटर मत बनाओ, हमें प्रॉपर बैट्समैन चाहिए, हमें हिटर्स नहीं चाहिए। ये इस माइंडसेट से निकलना पड़ेगा कि यार ये आखिरी 5 ओवर में या 10 ओवर में वो T20 में 2 ओवर के बैट्समैन चाहिए, वो 2 ओवर से ज्यादा हो जाए तो उनसे खेला नहीं जाता। और वनडे के अंदर जो है वो आखिरी 10 ओवर से पहले आ जाए तो नहीं खेला जाता कि यार ये बहुत ज्यादा ओवर है। भाई आपको प्रॉपर बैट्समैन चाहिए जो हर सिचुएशन में खेल सकें। आपको मोइन अली जैसा बैट्समैन चाहिए, किधर है आपका मोइन अली जैसा बैट्समैन? आपको लिविंगस्टन जैसा बैट्समैन चाहिए। आपको अगर मैक्सवेल जैसा बैट्समैन चाहिए कि जो सिचुएशंस में जाके सिचुएशन के हिसाब से खेल सके। हिटिंग चाहिए, हिटिंग कर ली, वरना प्रॉपर क्रिकेट खेली। कमर भाई लास्ट मेरा बस अब एंड कर रहा हूँ, मेरा बस ये कि ये पूरी सीरीज हमने देखी 38 डेज, बड़ी क्रिकेट हमने देखी, एंजॉय भी किया, बड़े मिक्स्ड इमोशंस वाली थी। कराची का टेस्ट सबके सामने थे, एक टाइम पे तो हम चेज की तरफ भी चले ही गए थे अगर वो कोलैप्स ना माइनर से आता। लाहौर वाला जीत सकते थे, वो अप्रोच पे नहीं हम गए, हम फंस गए थे कि करना क्या है, मारने जाए या छोड़ने जाए, उसी पे हम रह गए। वनडे सीरीज हमने बड़ी देखी, बेहतर हुई है, और T20 का हमने कल देखे कि एंड तक हम लेके चले गए थे, डिस्पाइट जितना फिंच ने और बाकी प्लेयर्स ने जितना खेला था वो हमें नजर आ रहा था। इस सीरीज से यंगस्टर जो क्रिकेट देख रहे हैं या हम मतलब जो मैचेस देखेंगे, वो कितना इम्पैक्ट पड़ा है पाकिस्तान क्रिकेट पे, और क्या हमें इससे आगे भी रोल मॉडल्स की तरह भी हमें स्टार नजर आएंगे? क्योंकि आपने काफी क्रिकेट देखी है, 2009 से पहले पहले बहुत लोग स्टेडियम जाते थे, कल्चर था, देखते थे, रोल मॉडल्स देखते थे, इंस्पायर होते थे कि हमने उमर गुल बनना है, यूनुस खान बनना है, यूसुफ बनना है। तो इससे अब ये क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी सोशली लोगों पर? देखिए रामेश, इसमें दो चीजें ना उनकी टाइमिंग बड़ी परफेक्ट हो गई है, 2-3 चीजों की। हमारी 2003 के बाद से जनरली जो हमारी क्रिकेट थी वो रोल मॉडल लेस थी। ओके। उसमें आप इतने ज्यादा रोल मॉडल्स डेवलप नहीं कर पाए। आप 90s में चले जाएं, आपको हर कोई स्टार प्लेयर, मतलब कोई किसी एड में आ रहा है, कोई किसी एड में आ रहा है। 2003 के बाद जब वो सारा मतलब आपकी एक लॉट गई, तो उसके बाद जो जो आए भी, तो उनकी वो स्टार अट्रैक्शन इतनी ज्यादा नहीं थी। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि वो बुरे क्रिकेटर्स थे, ये चलता है, सारी दुनिया में होता है कि वो जो स्टार, इनफैक्ट इमरान नज़ीर की अगर आप बात करें तो इमरान नज़ीर कोई इतने सक्सेसफुल प्लेयर तो नहीं रहे, लेकिन इमरान नज़ीर की जो स्टार अट्रैक्शन थी वो आपके बहुत सारे जो है 70-70-80 टेस्ट मैच खेलने वालों से भी ज्यादा है। आज भी अगर कहीं चले जाएं तो उनकी फॉलोइंग ज्यादा है। मैं ये बात करना चाह रहा हूँ, मैं कहीं से मैं ये नहीं समझ कह रहा रहा हूँ, कि बिल्कुल बिल्कुल। वो बेटर। तो उसमें हुआ क्या कि उसी दौर में, क्योंकि एक अवाम का थोड़ा सा जो अपनी जो टीम के साथ जो एक चीज थी ना, गुस्सा भी जरा ज्यादा था। उसमें ग्लिम्पसेस आई। बाबर आजम अभी थोड़े से पहले आया, उससे पहले अहमद शहजाद भी आया था, वो भी इसी तरीके से पिक हुआ था। उमर अकमल भी आया था। ये दोनों लड़के भी इसी तरीके से आए थे, ये भी बाबर बन सकते थे, इनके अंदर भी इतनी पोटेंशियल थी। और कुछ चीजों में तो शायद इनके उमर अकमल अगर आप कहें तो वो शायद बाबर से भी ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर है, जो अगर एब्सोल्युटली। आप सिर्फ टैलेंट की बात करें। लेकिन क्या है कि वो नहीं हो सके, और जिन हरकतों के अंदर और जो जो आपने देखा, और जिस तरीके से एक होता है फैन, जब आप किसी को अपना समझते हैं और वो जो आपको लेट डाउन करे तो बहुत गुस्सा आता है। तो फिर उसके बाद भी आप देखिए कि हमारे जितने कभी कोई कंट्रोवर्सी, कभी कुछ इस तरीके से, मिसबा की भी अगर आप बात करें, मिसबा ने 7 साल वो लीड किया, लेकिन अगेन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कोई उसको गलत ना ले ले, वो स्टार पावर वही वही चीज है कि लोग इमरान नजीर के पीछे ज्यादा भाग जाएंगे अगर इमरान नजीर पे आ जाए। तो वो स्टार अट्रैक्शन वो या तो शाहिद आफरीदी की थी, यूनुस खान डेवलप हुए, ये मतलब उस तरीके से आपकी उमर गुल की भी, उमर गुल इज सच अ नाइस गाय, लेकिन वो आपने उमर गुल की एग्जांपल दी। ये पिछले 2 साल में आपकी एक नई ब्रीड आई है, 2 से 3 साल में। बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, रिजवान, ये लोग अब जो है ये नेक्स्ट जनरेशन के लिए रोल मॉडल्स बन के सामने आ रहे हैं। ये वैसे प्लेयर्स आ रहे हैं, इनका ऑन द फील्ड ऑफ द फील्ड इनका कंडक्ट ऐसा है कि कोई बच्चा, अगर कोई 7-8 साल का बच्चा देखेगा, 10 साल का बच्चा देखेगा, तो कहेगा मुझे रिजवान बनना है, मुझे शाहीन बनना है, मुझे बाबर बनना है। पिछले जो 10-15 साल आए उसमें से आपके पास कितने ऐसे प्लेयर्स आए जिसको देख के कोई आपकी बच्चा कहेगा यार मुझे ये बनना है।
बहुत कम है ऐसा। मतलब आप टेक्निक वाइज या ऑन द फील्ड ऑफ द फील्ड की बात करें तो इन ये कंट्रोवर्सी फ्री हैं, इनका कंडक्ट है, जाके जिससे कि खेलते हैं। प्लस उसके बाद आपका T20 बहुत अच्छा हो गया। T20 वर्ल्ड कप हमें जीतना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद अनएक्सपेक्टेडली तो उसने जो एक पूरी जो जो जिसे कहते हैं ना कि जो नाराज लोग थे, नाराज फैंस थे, उनको वापस अट्रैक्ट किया। और फिर आपकी जो क्रिकेट है वो पूरी पाकिस्तान में वापस आ रही है। PSL पहली दफा आपकी पूरी पाकिस्तान में हुई है, वन गो के अंदर आपने करीब से देखा। उसका अभी इमीडिएट जो एक नुकसान आ रहा है वो ये आ रहा है कि हमारे जो फैंस हैं उनकी उम्मीदें बड़ी बहुत बहुत बढ़ गई हैं प्लेयर्स से। वो ये मानने को तैयार नहीं है कि शाहीन आफरीदी आज ही 22 साल के हुए, बाबर भी 24 साल के हैं। मतलब ये बहुत यंग साइड है। जब वो मुकाबला करने आते हैं, जब उनकी एक्सपेक्टेशन ऐसी होती हैं कि वो पूरी ऑस्ट्रेलिया की बढ़ा दें, इंडिया की बढ़ा दें, इन लड़कों को इनके साथ ये ज्यादती हो रही है कि इनको एक्सपेक्ट अपनी उम्मीदों या तवक्कात के बोझ तले हम दबा रहे हैं। इस चीज से थोड़ा हमें बचना पड़ेगा। लेकिन अब पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही है, ये आपके पास रोल मॉडल अच्छे हैं। इस वक्त फैंस जो है वो आपसे उम्मीद ज्यादा कर रहे हैं, बजाय इसके कि ये कहा जाए यार ये तो जीत नहीं सकते, ये फिर जो है फिर आ रहेंगे। इसका बहुत इम्पैक्ट आएगा ये आने वाले वक्तों में जो आप देखेंगे। तो अभी और क्रिकेट भी पाकिस्तान में होती है, तो मुझे तो लगता है कि आपका कि अब जो आगे मैदान भी आबाद होंगे और आपको और ऐसे टैलेंटेड प्लेयर्स भी आपको नजर आना शुरू होंगे। और इन प्लेयर्स को भी एक और चीज़ निकलेगी यार कि हमारे लोग बैठे हुए तो हम और स्टार परफॉर्मेंसेस दें। तो इसका तो सिर्फ पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। बिल्कुल कामरान भाई, आपने बड़ी प्यारी बात पे एंड किया। मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा, बीच में एक आया था टाइम जब आमिर और आसिफ से भी हो रहे थे, लेकिन उनकी भी वही, जिस तरह उमर अकमल, अहमद शहजाद की हरकतें थी, इनकी भी हरकत कुछ ऐसी थी, वो खत्म हो गया। लेकिन वो वर्ल्ड कप वाला इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था शाहीन अफरीदी का, वो एक स्पेल। और फिर वही बात है कि यार ये तो मसला ही कोई नहीं, विराट क्या मतलब वही जो हमने माइंडसेट बनाया कि आज मतलब वो आईसीसी वीडियो शेयर कर रहे हैं जिसमें KL राहुल को आउट किया, वो है। लेकिन ये अच्छी चीज है, मेरा ख्याल है वही आप वाली बात है कि अब अच्छे दिन आ रहे हैं हमारे क्रिकेट के। फाइनली क्रिकेट इज बैक इन पाकिस्तान। हमारी जो आगे अपकमिंग सीरीज है, वेस्ट इंडीज हो गई या एशिया कप है, वर्ल्ड कप है, या इंग्लैंड न्यूजीलैंड ने जो आना है, वो एक इम्पैक्ट छोड़ेगा। तो वो बिल्कुल आग वाली बात ही है। बाकी थैंक यू सो मच कामरान भाई, बहुत मतलब ठीक है, आपने टाइम बड़ा लेट दिया है, काफी हम चीजों में फंसे रहे, लेकिन अच्छा लगा गुफ्तगू करके, बड़ा मजा है, और सारी कसर निकल ही गई आज मेरा ख्याल है। तो नहीं नहीं, थैंक यू बहुत सो मच शुक्रिया, कामरान बहुत भाई, मजा थैंक यू आया सो मच। रमेश। थैंक यू, थैंक यू। इसी के साथ फिर अगले गेस्ट के साथ हम मिलेंगे। थैंक यू सो मच, देखना यार चैनल, और बाकी आप सब थैंक यू।